कॉन्फिडेंस वो था कि मैं और लोगों से ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ। 2 घंटा करते अच्छा, मैं 3 घंटे करता। मैं वहाँ जाके वो सब कलाबाज़ी बच्चों को दिखाता था जिनके साथ मेरी बॉन्डिंग हो गई थी। मैं वहाँ कुछ ही दिनों में पॉपुलर हो गया कि कोई मदद मिल जाए तो मेरा यहाँ एडमिशन हो सके। उन्होंने बताया कोई लड़का हो तो बताना। उन्होंने मुझे बोला कि कोई ऐसा कोई लड़का हो तो बताना। मैं ही हूँ। क्या रिकॉर्ड करना है वो भी आपको गूगल पर सब चीज़ें अवेलेबल है। तो आप देख लीजिए अपने आप को, कुछ एक ऐसे सीन्स निकाल लीजिए किसी फिल्म से कैसे भी, और उनको आप तैयार कर लीजिए, देख देख के तैयार कर लीजिए लोग कैसे एक्टिंग करके, और फिर आप उनमें आपको परफॉर्म करके रिकॉर्ड कर लीजिए। उस रिकॉर्डिंग को देखिए आप किस लेवल का काम कर रहे हैं, क्या आपकी परफॉर्मेंस में इतनी डेप्थ है कि वो असर डाल सके देखने वाले के ऊपर। ये तो हुई एक जनरल बात। और ज़्यादा स्पेसिफिक होना है तो उसके लिए जो भी आपके आइडियल एक्टर्स हैं, जिनका काम आप अप्रिशिएट करते हैं, जिनको आप अप्रिशिएट करते हैं, आप किसी एक्टर से प्रभावित हैं, तो उसके बेस्ट सीन्स निकाल लीजिए। बेस्ट सीन्स का मतलब है कि उन सीन्स में बात होगी तभी वो बेस्ट। बिल्कुल। इमोशंस होंगी, डायलॉग डिलीवरी होगी, ग्राफ होगा, बहुत सारी चीजें जो जरूरी होती हैं एक अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। उस सीन को आप लिख लीजिए और उस सीन को बिल्कुल वैसे ही आप परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए, वैसे ही तैयार कीजिए जैसा उन्होंने परफॉर्म किया। जहां जहां जो इमोशंस हैं, जिस डिग्री में वो इमोशंस हैं, वो सब उतनी डिग्री में है, उस डिग्री को आप देंगे तभी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो बेस्ट अपने आप में बेस्ट है। तो आप वैसा ही तैयार कीजिए, बार बार। तो 1 महीना ले लीजिए एक सीन को, 1 महीना। अगर आप थोड़ा भी आसपास हैं तो आप एलिजिबल हैं कि आप एक अच्छी ट्रेनिंग करें और आप इस फील्ड में जाएं। अगर नहीं है, उसके आसपास बिल्कुल भी नहीं है, 50% भी नहीं है, तो आप स्ट्रगल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। आप बॉम्बे आने के एलिजिबल नहीं है। आप ट्रेनिंग करने के लिए भी एलिजिबल नहीं है। सिर्फ आपके थॉट में है कि आप एक्टर बन सकते हैं, लेकिन आप प्रूव ही नहीं कर रहे हैं कि आप एक्टिंग कर सकते हैं। तो न्यू कमर्स को इस तरह से अपने आप को तोलना चाहिए, एवेल्युएट करना चाहिए, उसके बाद अपने करियर को लेके निर्णय लेना चाहिए। तो गोविंद जी को गोविंद से जब कोई कैरेक्टर करते हैं तो उससे गोविंद से कितना अलग निकलना पड़ता है, कितना बाहर जाना पड़ता है अपने आप से? वो तो पूरी तरह से निकलना, पूरी तरीके से निकलना। बिगिनिंग में जब पहले नरेशन होता है जी, तो इमीडिएटली वो, क्योंकि वो कैरेक्टर तो अलग है, मुझसे तो अलग ही है ना, तो इमीडिएटली दिमाग चालू होता है, क्या ये कैरेक्टर कैसा दिखता है, मतलब ये मेरा तरीका है। सबके अपना अपना प्रोसेस होता है, अपने तरीके होते हैं, प्रोसेस होते हैं। मेरा प्रोसेस ये है कि फर्स्ट नरेशन, चाहे वो राइटर दे या डायरेक्टर दे, जब पूरा नरेशन होता है तो एक खाका बनता है ना चरित्र का, कि यार ये तो शायद मेरे चाचा जी से मिलता है, या ये मेरे ताऊ जी से मिलता है, या मेरी ये जो पड़ोस में अंकल हैं उनसे मिलता है। तो ऐसा दिमाग चालू होता है जी। उसके बाद नरेशन के बाद फिर और ज़्यादा डिटेल हमको मालूम पड़ती है, उनके डायरेक्टर के साथ डिस्कशन करके कि किस तरह से चाहते हैं जी। तो फिर उस हिसाब से थोड़ा सा खाका और क्लियर होता है। और फिर मैं, जो मेरा प्रोसेस है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रियल कैरेक्टर के साथ मैं जोड़ता हूँ उसको। जब रियल कैरेक्टर मिल जाता है, जब रियल कैरेक्टर नहीं मिलता है तो हम मैगजीन्स में ढूंढते हैं। शुरुआती मेरी मैगजीन्स में ढूंढने से हुई थी, और जब मिल जाता है तब फिर हम उस कैरेक्टर के नज़दीक जाते हैं, उसके बारे में पता करते हैं, उसकी फिजिकलिटी के बारे में पहला हमारा जो रिसर्च वर्क होता है, अभ्यास होता है उसकी फिजिकलिटी के हिसाब से।
कि अच्छा वो ऐसे चलता है, उसका सुर ये है, ऐसे आवाज देता है, ए लखन इधर। तो ये मतलब जैसे मेरे एक पड़ोसी हमारे बर्थडे बोलते थे, अंकल हैं, उनका वो नीचे बैठते थे, ऊपर आवाज लगाते थे, तो ऐसे आवाज लगाते थे। जो मैंने एक सीरियल किया था आशीर्वाद, उसमें मैंने राधे श्याम राधे श्याम, जैसे घर में घुस रहे हैं तो आवाज लगा रहे हैं। तो पहले फिजिकलिटी हम देखते हैं कैरेक्टर कि किससे मिलता जुलता है, फिर उसके कैरेक्टर के बारे में हम जानते हैं, मालूमात हासिल करते हैं, कैसे बैठता है, कैसे क्या सुर है उनका, क्या पहनता है, इस तरह से हम उसको करते हैं। जैसे बैंडिट क्वीन आपने देखी, बैंडिट क्वीन जब ये समझ लो कि मेरी पहली बड़ी फिल्म थी, जो मेजर कैरेक्टर था, शेखर कपूर डायरेक्टर और पूरा सेटअप उस तरह का, और पहली बार मुझे ऐसा कैरेक्टर मिला था, और तो वैसा दबंग कैरेक्टर, और मतलब ऐसा रेप कर रहा है, करवा रहा है, किसी की परवाह नहीं कर रहा है, औरत जात की बिल्कुल कोई इज्जत नहीं करता है, हर तरह से उसको दबा के रखता है, इसको इस तरह का। तो टेंशन इतनी हुई कि यार इसको करेंगे कैसे, मिल तो गया है, इस तरह का कैरेक्टर कभी किया नहीं। पॉजिटिव चल रहे थे। हाँ, सब उस तरह के कैरेक्टर्स या हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स, इस तरह के कैरेक्टर्स चल रहे थे। इस तरह के कैरेक्टर्स सुना ही सुना था, कभी उस तरह से देखा भी नहीं था। जब उसके बारे में डायरेक्शन टीम से मैंने बोला कि कुछ तो मुझे डिटेल दो ताकि मैं उसका कैरेक्टर का ग्राफ बना सकूं, तो जो कुछ मिला उसमें बहुत कुछ मतलब सिर्फ रिपोर्ट से थी पेपर की, ये इस एनकाउंटर में मारे गए और ये कुछ ये जब मरे हुआ आदमी आपको क्या फिजिकलिटी दिखाई देगी जी। उस तरह से कोई रियल कैरेक्टर, रियल फोटो दिखा भी नहीं। और जिस तरह की उसके हाव भाव थे पूरे फिल्म में, उस तरह से मतलब लोग डरते थे उससे, इतना खूंखार टाइप था, इतना वो दमंगियत थी उसके अंदर। तो ऐसे प्रोसेस में मुझे अपने फादर का ध्यान आया। अच्छा, वो पहलवान थे, चलने फिरने का अंदाज कुछ उनका ऐसा था। तो एक खास अपीयरेंस में उनका फादर का, हमारी दुकान थी, तो घर से दुकान तक का जो डिस्टेंस था तकरीबन 1.5 किलोमीटर का था। ओके। तो घर से दुकान पैदल ही आया जाया करते थे। हाँ, तो सुबह निकल जाया करते थे और बीच में घर आते थे, तो एक कपड़ा डाल के सिर पर रखते थे, तो गीला करके ताकि धूप ना लगे। तो ऐसे प्रोसेस के दौरान मुझे वो ध्यान आया, धूप थी, हम लोग पहले से शूटिंग पर चले गए थे। शेखर कपूर का अपना एक स्टाइल था कि एक्टर्स, जो मेन एक्टर्स हैं, वो लोकेशन को फील करें, लोकेशन कैसे पहाड़ों पर चढ़ना है, कैसे उतरना है, और कैसे ये सब चीज़ें वो चाहते थे कि एक्टर्स खुद एक्सपीरियंस करें। तो हम लोग पहले से पहुंच गए थे वहाँ पर। तो उसी दौरान मुझे, चूंकि धूप वगैरह थी, दोपहर में शूटिंग चल रही है, और जैसे मेरी शूटिंग 2 दिन के बाद है, 3 दिन के बाद है, तो हम चले गए साथ में और बैठे हुए हैं। तभी धूप है तो हमने कपड़ा डाल लिया तो अचानक मुझे शीशे में मैंने देखा, अरे तो अच्छा लग रहा है, तो मेरे जैसे मैं फादर करता हूँ मैंने वैसे कर लिया था। तो मैंने कहा ये शक्ल तो अच्छी लग रही है, मतलब लुक अच्छा आ रहा है, और ऊपर से मैंने चश्मा लगाया हुआ था धूप से बचने के लिए। तो मैंने सोचा डायरेक्टर से डिस्कस करूँ। तो वहाँ दूर शॉट ले रहे थे वो, जैसे ही शॉट कंप्लीट हुआ तो मैंने कहा सर लुक एट मी, मैंने चश्मा निकाल लिया जल्दी से, लुक एट मी। उनका क्या कि कैरेक्टर श्रीराम सिंह, और मैंने ऐसे बोल के और थोड़ा सा उसको थोड़ा सा चाल वॉक करके दिखाया, गया, फिर लौट के आया, पेड़ के नीचे थे हम। वो देख के रह गया कि बिल्कुल, मतलब उसमें हम अंदाजा लगा सकता हूँ कि एकदम से वो इम्प्रेस हो गए वो। वेरी गुड, कीप इट, वो चश्मा लगाओ, यहीं से आवाज लगे, तो मैंने चश्मा लगाया हुआ, कीप इट, इसको भी रखो, मूछ नहीं लगाना।
आमतौर पर क्या होता है कि ठाकुर का कैरेक्टर कर रहे हैं तो जरा मूछ वूछ होगी और दबंग दिखाई देगा, जरूरत नहीं है, कीप इट। और इस तरह से वो मेरा लुक डिसाइड हो गया। इसमें चश्मा भी मैंने लगाया है, इसमें कपड़ा भी लगाया है, ये सब तो डिसाइड हो गया, ये अपीयरेंस हो गया, फिजिकलिटी हो गई। साइकोलॉजी का क्या करोगे? वो मनस्थिति कैसे आप उस कैरेक्टर की लाओगे, इसका मैं चलते मेरा एक सिस्टम है कि मैं थॉट में चहलकदमी करता हूँ। अच्छा। उस थॉट को लेके और उस कैरेक्टर को लेके, और उसके जो भी डायलॉग हैं ऐसे ही मन में बुदबुदा के या उसके बारे में सोच के कि अगर मान लो ये रेप करने के बाद जो डायलॉग हैं या रेप करने के पहले जो डायलॉग हैं वो कैसे बोलेगा, किस मूड में बोलेगा, ऐसे कैसे, मतलब कि रेप भी कर रहा है और उसको नंगा करके घुमा भी रहा है, कैसे करेगा ये आदमी, किस दिमाग का होगा ये? तो साइको एकदम। हाँ, एकदम साइको होगा। तो समझ नहीं आ रहा था। उन्हीं दिनों में एक सिस्टम था कि हर 2 दिन की शूटिंग का पूरा ब्यौरा फूलन देवी को जाके सुनाया जाता था। अच्छा। वो फूलन देवी ग्वालियर जेल में बंद थी और 2 दिन की शूटिंग और आगे की 2 दिन की शूटिंग क्या होने वाली है वो बताया जाता था। और कोई भी असिस्टेंट डायरेक्टर जाता था और बता देता था। तो ऐसी कुछ बात चल रही थी और नेक्स्ट डे किसी को जाना था। तो डॉली अहलूवालिया को जानते हो ना? तो उनको जब पता लगा, वो उसमें ड्रेस कर रही थी, कॉस्ट्यूम डिजाइन कर रही थी, तो उनको पता लगा कि कोई जाने वाला, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की शेखर कपूर से कि क्या मैं चली जाऊं, मेरा मिलना भी हो जाएगा और मैं तो ये आपको ब्रीफ कर दूंगी। बोले हाँ जाओ जाओ, अच्छा है, हो सकता है तुमको कुछ ज़्यादा जानकारियाँ मिल जाएं, ज़्यादा नॉलेज मिल जाए जो आपको ये कॉस्ट्यूम करने में और दूसरी चीज़ों में हेल्प करे। तो ये नेक्स्ट डे गई। हम लोगों ने साथ में काम किया है रेपरेटरी कंपनी में, तकरीबन 8-9 साल काम किया साथ में। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि मैं जा रही हूँ। मैं कहा हाँ जाओ जाओ, थोड़ा बातें करना है, सर कि हमारी थोड़ा सा बातें हों। तो वो गई, सब कुछ बताया उन्होंने कि 2 दिन ये शूटिंग हुई है हमारी और 2 दिन आगे ये शूटिंग होने वाली है। हो गया, सब ठीक हो गया और थैंक यू कहा। फिर उसने रिक्वेस्ट किया कि अगर आपको बुरा ना लगेगा तो क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या क्या हुआ आपके साथ, आपकी लाइफ में, जो आप डाकू बन गए हो, आपने इतने लोगों को मार दिया। उसकी शक्ल देखी मुझे, अच्छा। तो उन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ, कैसे बचपन से लेके हर लेवल पर उनको एक्सप्लोर किया गया। अच्छा। हर लेवल पर, पड़ोसियों ने, जमींदार के बेटों ने, जहाँ ससुराल गई वहाँ पर मतलब ऐसे हर लेवल, पुलिस वालों ने, पुलिस थाने में। तो इन सब चीज़ों ने उसको मजबूर कर दिया और पूरे गांव ने रेप किया। कैसा है, 2-3 दिन तक रेप होता रहा। ये सुनते सुनते एकदम से रोने लगी, खूब रोने लगी। रोती क्यों है, तेरे को पता ही नहीं है, ये मैंने सिर्फ 50% बताया है और बताऊं। और ऐसे करके उन्होंने फट करके ब्लाउज खोला और दिखाया तो अंदर गड्ढे थे इनकी छाती में, जो ठाकुरों ने मांस नोचा था उसको रेप करते हुए, जिंदा मांस। ये देख के एकदम शॉक हो गई और उसके बाद फिर उसी मूड में वो आए, क्योंकि हम लोग साथ में काम करते थे, अच्छी थी, दोस्ती अच्छी है उनके साथ। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे, और वो समय भी रोने लगे। वहां से मैंने इस कैरेक्टर की, मतलब ठाकुरों ने इतना क्रूरता के साथ उसको सिर्फ रेप एंजॉय करने के लिए रेप नहीं किया, उसको बदला लेने के लिए। एक नीच जात की औरत ने गालियां दी ठाकुर जात को,
ये नफरत, जब जब तक ये नफरत नहीं आएगी, जब तक ये क्रूरता नहीं आएगी, ये कैरेक्टर करेक्ट देखेगा ही नहीं। बिल्कुल। वहां से वो मैंने उस कैरेक्टर का सूत्र पकड़ा, उसकी साइकोलॉजी का सूत्र पकड़ा, और हर सीन में वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हुआ। जिस तरह से उससे बात करता है, जिस तरह से नफरत से बात करता है, जिस तरह से रेप करता है, लात मारता है, रेप करता है। लात मारता है, इतनी जोर से लात मारता है कि उसको उल्टी हो जाती है, और उसके बाद रेप करता है। एंजॉय करने के लिए रेप नहीं कर रहा है, पीड़ित बदला लेने के लिए रेप करता है। और रेप भी ऐसे कर रहा है जैसे तो शेर होता है ना, जब और कोई हिरन के पीछे पीछे दौड़ रहा होता है, तो जब वो पकड़ लेता है हिरन को, बहुत हिरन परेशान करता है। परेशान करने के बाद जब पकड़ता है तो खाता नहीं है पहले, उसको पकड़ के फेंकता है पहले, इधर से उधर, उधर से खेलता है उसके साथ, खेलता है, वो अपने भड़ास निकालता है। और तो ये साउंड मैंने इस्तेमाल किया उसमें। तो मुझे आई है ना, तो मारे लात मारे। उसके बाद जब रेप कर रहा है उसमें सो इस तरह से हम कैरेक्टर बनाने का एक मेरा पूरा प्रोसेस है। कैरेक्टर की खास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कंसंट्रेट करते हैं। उसमें पूरी तरह से हम गोविंद नामदेव को नहीं हटाते, लेकिन बिगनिंग में हटा देते हैं। बिगनिंग में फिर मैं अपने फादर को देखता हूँ। फादर मेरे ऐसे हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे बात करते हैं। और जिस तरह से पूनम देवी ने उनके कैरेक्टर को बताया, वो किस तरह से बात करता है, किस तरह से उसने बदला लिया है, वो इसी तरह से फिर मैंने और दूसरे कैरेक्टर्स में भी रियल कैरेक्टर्स डाले हैं। चाहे वो रूप सहाय हो प्रेम ग्रंथ का, वो प्रेम ग्रंथ देखिए, वो भी हमारे दुकान के पड़ोस में एक किराने की दुकान वाले थे वो। अच्छा, उनको एज इट इज डाला। थोड़ा और लंबा होता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, हम तो क्या इस तरह की कहानियां सुनाते हुए एक तो लंबी होती है, जब तक आप ठीक तरह से डिटेल में ना सुनाओ तो उसका इम्पैक्ट नहीं आता, उसका पूरी तरह से समझ में नहीं आता। हुआ यूं था कि जब ये कैरेक्टर मिला और जब वो नरेशन हुआ तो मुझे ध्यान आया उस कैरेक्टर का। जैसे मैंने बोला कि स्ट्रक्चर बनता है और आपका दिमाग चालू हो जाता है कि ऐसा मैंने रियल लाइफ में क्या कैरेक्टर देखा है। तो जैसे फादर का ध्यान आया, इसी तरह से मुझे रेखव जैन का ध्यान आया। हुआ यूं था कि हमारी दुकान जहाँ मैं जाता था, हमारे फादर की दुकान, हम भी बैठते थे, सारे भाई अपने अपने टाइम से आके बैठते थे और सीखते थे सिलाइयाँ। तो किराने की दुकान थी, तो किराने की दुकान पर उनका एक लड़का था जो हेल्प करता था। अचानक वो लड़का बिना बताए गांव चला गया। तो 2 दिन से बहुत परेशान हो रहे थे। तो उन्होंने देखा कि इनके हम 6 भाई थे। अच्छा, हाँ, तो यार किसी को तो रिक्वेस्ट करके शायद ये भिजवा देंगे। तो फादर से हमने रिक्वेस्ट की कि ये गोविंद बैठा है, इसको भेज दो ना हमारी दुकान पर। वो चला गया, हमारा लड़का, बहुत परेशानी हो रही है। वो 2-3 दिन में आ जाएगा, तो ये फिर वापस आ जाएगा। तो पिताजी मेरे बहुत सीधे साधे, हाँ ले जाओ गोविंद, जाओ जाओ, जो ये करें, जो ये कहें, जैसा कहें वैसा कर, इनकी हेल्प करो। तो हमको भी थोड़ा सा ये बड़ा रोमांचकारी हुआ कि इस दुकान पर बैठते रहते हैं, उस दुकान पर देखते हैं क्या क्या बहुत सारी चीजें होती है, खाने पीने की भी होती है। और उस समय बड़ा शौक था नई नई चीजों को देखने का। तो गए, फर्स्ट डे सब देखा, दिन भर काम किया, ये उठाओ वो उठाओ, ये ग्राहक आया उनके लिए वो सामान उधर है, ये सब चीजें हुई। और जैसे 6:30 बजे मतलब 7 बजे दुकानें बंद हो जाती, तो 6:30 बजे सब समेटना चालू हुआ, और समझ लो 7 बजे, और इन्होंने अंदर से इसको बंद कर दिया। अंदर से बंद किया। और उनका जो सिस्टम था, एक बढ़िया सी दरी बिछाया करते थे,
और एक अद्धा देसी दारू का, अद्धा देसी दारू का, वो, और मुझसे पान मंगवा लिया था उन्होंने किमाम का, अच्छा, तंबाकू का, वो, और कुछ खाने पीने का, नमकीन वगैरह जो होता है साथ। तो वो बैठे, अगर तुम बैठ जाओ, कुछ नमकीन वगैरह दे दिया, तुम खा लो, हाँ, जब हम ये खत्म कर लेंगे तो मुझे घर छोड़ देना। ऐसा करके उन्होंने शुरू किया। अद्धा थोड़ा सा ही बचा, मतलब तब तक पीते रहे, बातें करते रहे, और फिर धीरे धीरे वो झूमने लगे। तो उन्होंने उसके बाद फिर वो उसको आखिरी खत्म किया पैर, और फिर पान खाया तंबाकू वाला। तो उसकी भी किक लगी उनको, उसके बाद फिर उनको पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या कहना है, कुछ मालूम नहीं। जो कुछ भी उनको बोलना था वो पहले बोल दिया था उन्होंने कि तुम्हें ऐसा करना, तुम्हें ऐसा करना, मुझे फिर घर छोड़ देना, फिर अपने घर चले जाना। अच्छा। तो सब चीजें पहले बोल दी थी, क्योंकि उनको मालूम था कि ऐसी स्थिति होगी, बाद में मैं बता नहीं पाऊंगा। तो जब वो झूमने लगे और उनको होश नहीं रहा, और फिर उनका बोलने का तरीका, हमको ऐसे बोल रहे हैं, और जो पान खाया उसकी पीक जो है कपड़ों गिर रही है, इधर गिर रही है, पूछ रहे हैं तो सब हाथ में भी लग रही है। और बाप रे, उसके बाद फिर उनको किसी तरह से मैं कंधे पर संभाला, फिर उनको घर तक छोड़ा, और फिर मैं घर पर आया। ये उनका सिस्टम हुआ करता था। जैसे चिंपू कपूर ने मुझे पूरा अपना नरेशन दिया, मुझे एकदम से इसका ध्यान आया। तो मैंने उनको बताया कि क्या मैं ऐसे कर लूं, ये एक कैरेक्टर ऐसा है, और ऐसा क्या, वो तो दारू पीता है और ऊपर से तंबाकू का पान खा लेता है, तो पान भी गिरता रहता है और बिल्कुल होश नहीं रहता है, और फिर बोलने का अंदाज ये रहेगा, और ये होगा, बोल देगा करेक्ट, मतलब जैसा चाहिए वो तो समझा ही देंगे हम, लेकिन बोलने का तरीका ये होगा। बोले हाँ करो, ये अच्छा लग रहा है। और इस तरह से फिर मैंने वो पूरा का पूरा कैरेक्टर उस रूप सहाय में डाल दिया, और वो एक टर्निंग पॉइंट रहा मेरे करियर का। मैं इसको देख के, जिस हफ्ते में ये फिल्म रिलीज हुई, उसके अगले हफ्ते 4 बड़ी कमर्शियल फिल्में मुझे मिली, साइन की, और वहां से जो सिस्टम सिलसिला चला है, वो अभी तक ईश्वर की कृपा से चालू है। पहला बेबी हुआ तब कैसा फील हुआ? बहुत ही आनंद। एक जब बाप बनते हैं तो एक जिम्मेदारी महसूस होती है। मैंने कभी उस तरह से लिया ही नहीं। अच्छा। जिंदगी को एज इट इज एंजॉय करूँ, हमने ऐसे ही लिया जैसे आपने पूरी कहानी सुनी ना। मेरे बचपन में भी हम किसी तकलीफ को एहसास ही नहीं करते थे। हम उस सिचुएशन को अनजाने में, ऐसा नहीं कि जानबूझ के मैं कोई अपने आप को कोई बड़ा साबित करने के लिए ऐसा करता हूँ, नहीं, मतलब वो फील ही नहीं आता था। वो तो किसी ने भगा दिया आपको इतनी बड़े दिल्ली शहर में, और आप ये नहीं सोच रहे कि अभी मैं कहाँ जाऊंगा, अब ये तो चलते हैं, देखते हैं कहाँ स्कूल है। वो दुकानदार के सामने आप काम के लिए कोई लड़का चाहिए 12-13 साल की उम्र में। जो आपने दिल्ली में जॉब करी, वो कहीं ना कहीं वहाँ जो गांव में अपनी दुकान चलाते थे उससे मदद मिली होगी। सब मतलब एक्सपीरियंस तो काम आते ही है ना, वो कॉन्फिडेंस मिलता है आपको काम करने का, कर लेंगे, किया है इसलिए कर लेंगे, प्रूफ किया है इसलिए हम कर लेंगे। पढ़ाई में अव्वल आए ही है ना, तो हम लंदन में भी जाके पढ़ाई में अव्वल आ सकते हैं, या दिल्ली में भी आ सकते हैं। आप यकीन मानेंगे कि 2 से हम सुबह स्कूल जाते थे, और 2 बजे से 10 बजे तक नौकरी करते थे, 10:30 तक आते थे, जो भी घर के काम है वो करते थे, खाना खाते थे, 11 बजे से और 1 बजे तक पढ़ाई करते थे, नहीं तो पढ़ाई के लिए मौका कहाँ मिलेगा। हाँ, और 5 बजे सो के उठना पड़ता था, क्योंकि दूध लेने जाना पड़ता था, और दूध वहाँ
पास में कोई भैंस का तबेला था जो सामने लगा के देता था, और सामने जब तक आप पहुंच जाओ अगर सामने लगाए तो आपको मिल जाता था, बाद में वो पानी वानी मिला के दे देते थे। तो हिदायत ये थी टीचर की कि वहीं सामने वाला लगना, तो 6:30 बजे वहाँ पहुँचना पड़ता था। तो उसके लिए 5 बजे उठते थे सब, नहा धो के तैयार होके फिर दौड़ते दौड़ते जाते थे। 1 किलोमीटर था वहाँ से, तो 5 बजे उठ जाते थे। अब आप सोचिए 1 से 5 4 घंटा, ये तकरीबन 3 साल का सिस्टम रहा। और ऐसी सिचुएशन में मैंने टॉप किया अपने स्कूल में, 14 स्कूलों के जोन में टॉप किया मैंने 8वीं क्लास। तो ये सब ऊपर वाले की भी कृपा रही मेरे साथ साथ कि जो मैंने ठाना, जो मैंने करना है वो सपोर्ट दिया कि हाँ चलो करो, और मैंने किया और वो हुआ। इनसिक्योरिटीज फील होती है कभी हुई किसी चीज को लेकर? हाँ, बॉम्बे में आके एक वक्फा ऐसा था 3 साल का जो मुझे लगा कि यार कुछ गलत हो गया। हुआ ये था कि शोला और शबनम पहली फिल्म जो रिलीज हुई मेरी, शोला और शबनम थी। इसके पहले जो पहली फिल्म जो मैंने साइन की थी वो थी सरदार पटेल, जो केतन मेहता की फिल्म थी। परेश रावल ने सरदार पटेल किया था, मैंने उसमें उनके सेक्रेटरी का कैरेक्टर किया। तो शोला और शबनम पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान बहुत अच्छा महसूस किया मैंने। सब अच्छे अच्छे सीन्स आए, अच्छे से अच्छे सीन्स हुए और बहुत तारीफ मिल रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि शूटिंग चल रही थी, एक पुलिस स्टेशन की शूटिंग चल रही थी और हम लोग पुलिस स्टेशन के बाहर अपने शॉट का इंतजार कर रहे थे। मैं और महावीर शाह जो मेरे को एक्टर थे, दूसरे इंस्पेक्टर का रोल कर रहे थे, वो तो अभी गुजर गए बेचारे। तो ऐसी बातें कर रहे थे। बातें करते करते उन्होंने बताया कि आपको पता है गोविंद जी, ये मेरे 28वां कैरेक्टर है पुलिस का, 28वीं फिल्म है जो जिसमें मैं पुलिस का कैरेक्टर कर रहा हूँ। तो मैं कहा क्यों, ऐसा कैसे? हाँ, वो क्या होता है कि यहाँ का सिस्टम ये भेड़चाल है, मुझे कोई दूसरा कैरेक्टर देता ही नहीं करने के लिए, मैं फिक्स हो गया हूँ। और गलती मुझसे ये हुई कि मैं फिर करता ही रहा, और फिर वो करता रहा तो उसमें से निकल ही नहीं सके। तो मैं डर गया, ये क्या है। तो फिर मैंने और उससे बातचीत की और थोड़ा सा उसके बारे में जाना, बैकग्राउंड वगैरह, वो भी थिएटर से जुड़ा हुआ। तो मैंने कहा यार तो गड़बड़ है, इतना अच्छा हम कोशिश करके कर रहे हैं, और अगर बाद में मैंने 1-2 कैरेक्टर्स और ऐसे कर लिए तो बांध देंगे क्या? तो इस काम के लिए तो मैं आया नहीं था दिल्ली से बॉम्बे। दिल्ली में इतना एक अपना नाम छोड़ के आया हूँ, मान सम्मान सब समझ लो, पूरी सल्तनत छोड़ के आया, इतना मेरा नाम था। तो यार ये करेंगे तो फिर अपनी ऑडियंस को क्या जवाब दूंगा मैं कि ये काम करने के लिए आप बॉम्बे आए। मैं डर गया। मैंने सोचा, फिर वहीं डिसाइड किया, जब सारी बातें कर ली उससे तब समझ में आया कि मुझे इससे बचना है। तो मैंने डिसाइड किया कि इस फिल्म के रिलीज के बाद अगर मुझे कैरेक्टर्स मिलेंगे इंस्पेक्टर के तो मैं नहीं करूँगा। तो फिल्म आई, फिल्म हिट हो गई। लोगों ने मेरे कैरेक्टर को बहुत पसंद किया। तो मुझे कॉल आने लगे इंस्पेक्टर के, मगर जेपी सिप्पी, राजन कोठारी, ये सब बड़े बड़े नाम। तो पहले मैंने जेपी सिप्पी को मना किया तो लोगों को बड़ा मतलब रिएक्ट किया। फिर मैं राजन कोठारी को मना किया। तो फिर हमारे सर्कल में गोविंद नहलानी, श्याम बेनेगल, इनको लगा कि यार ये क्या कर क्या रहे। फिर और 1-2 जगह से और इस तरह के कॉल आए तो मना कर दिया।
मना कर दिया तो लोगों में मेरे बारे में ये भ्रांति फैल गई, ये अफवाह उड़ गई कि ये तो बहुत घमंडी है, अभी अभी आया है और वे तो बड़े बड़े लोगों को मना कर रहे हैं, कहता मुझे इंस्पेक्टर का रोल नहीं करना है। तो लोगों ने फिर कॉल करना बंद कर दिया। अब मैं जहां जाऊं वहां पर इसी तरह के जवाब आने लगा, आपको इंस्पेक्टर का रोल तो करेंगे नहीं। तो हमारे यहाँ तो मतलब अभी इंस्पेक्टर का ही रोल है मुझे। कई लोग मजाक में भी करने लगे, स्ट्रगल के लिए जाते थे ना लोगों से मिलने के लिए, तो मजाक में भी कहते आप तो इंस्पेक्टर का रोल करते नहीं ना, हमारी अगली फिल्म में इंस्पेक्टर का रोल है, करेंगे, ऐसे मजाक बनाने के लिए। तो तकरीबन 2 साल हो गए, 2 साल। तीसरे साल में जब मुझे लगा कि गड़बड़ हो गई, शायद मैंने या तो मुझे आता नहीं है इस फिल्म फील्ड में कैसे आगे बढ़ना है, या क्या करें, कंफ्यूजन हो गया, वहाँ इनसिक्योरिटी हो गई। इन 2 सालों में फैमिली को लेके गया था, 2 बच्चों को लेके गया था बॉम्बे, तो वो जिम्मेदारी किसी तरह से वर्कशॉप करके इस तरह से काम चला रहे थे। और चूंकि थोड़ा नाम हो गया था उस फिल्म की वजह से, तो लोग रिस्पेक्ट तो देते थे लेकिन काम नहीं देते, तो बहुत परेशानी हो गई, टेंशन हो गई। उसके बाद फिर एक सीरियल की बात हुई, परिवर्तन, पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं, यूटीवी का, पहले यूटीवी टेलीविजन करते थे, अभी तो फिल्म कर रहे हैं। तो एक सीरियल प्लान हो रहा था, परिवर्तन। तो मुझे कॉल आया कि आप सीरियल करेंगे, क्योंकि मैं टीवी के लिए मना कर दिया था, डिसाइड करके गया था कि मुझे टीवी नहीं करना, फिल्म करनी। तो मैं कंफ्यूज हो गया। इस सिचुएशन में अगर टीवी का ऑफर आ रहा है और बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि मेजर कैरेक्टर है, तो एकदम दुविधा में पड़ गया। मैंने कहा सर मैं रात को बताता हूँ। मैं अपनी वाइफ से डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे है। जब कुछ भी कंफ्यूजन होता है तब वाइफ से डिस्कस करते हैं। इस मामले में बहुत अच्छा, मतलब हमारा रेपो भी बहुत अच्छा है, उनका बहुत साथ मिला है। सुधा नामदेव नाम है। डिस्कशन में बहुत सारे पॉइंट्स आए सामने। एक पॉइंट यही आया कि अगर हमें अपने आप को ये प्रूव करना है कि हम एक अच्छे एक्टर हैं, किसी भी तरह के कैरेक्टर कर सकते हैं, इसको प्रूव करने के लिए टेलीविजन का काम बहुत बेहतर रहेगा। तो ये बात हमारे दिमाग में आ गई, करके देखते हैं, देखी जाएगी। वैसे भी इतना स्ट्रगल तो कर ही रहे हैं। तो इस तरह से मुझे इसमें मेजर कैरेक्टर मिले, मेन कैरेक्टर। 2 कैरेक्टर मेन थे, एक 2 बिजनेस फैमिलीज थी, एक का हेड मैं और दूसरी बिजनेस फैमिली की हेड प्रदीप कुमार जी की बेटी थी। अच्छा। हाँ, वो कर रहे थे। तो दोनों की टक्कर, जैसा सोचा था हुआ वैसा। जिस दिन ये सीरियल आना शुरू हुआ उस दिन से लोगों ने देखा, अरे तो उसमें तो इंस्पेक्टर था बदमाश, करप्ट, ये तो कितना ग्रेसफुल 69 प्लस का था वो कैरेक्टर। अच्छा। 69 इयर्स प्लस। तो गेटअप वेटअप करके और हमेशा वो शॉल लेके रखता था, जैसे बिजनेसमैन हुआ करते हैं। बहुत पॉपुलर हो गया, 3 साल चला वो सीरियल। उसी दौरान फिर बैंडिट क्वीन मिली, उसी दौरान फिर तब ये मेरा सिलसिला हुआ। तो वो 3 साल लगे मुझे, जहाँ काम नहीं था, बगैर काम के मैंने वो सामने निकाला। उस समय इनसिक्योरिटी हो गई थी, अदरवाइज मैं इनसिक्योरिटी वाला आदमी बनता ही नहीं हूँ। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा सपोर्ट आ जाएगा कि इनसिक्योरिटी की बात ही नहीं है। तो आपके प्रश्न का जवाब ये भक्ति भाव में कितना रहते हैं आप? बहुत। कौन से भगवान को ज्यादा मानते हैं? अभी आमतौर पर जो
हिंदूज हैं वो शंकर पार्वती और राम, तो जनरली ये या दुर्गा माता है। ये है कि ये संस्कार मुझे अपने घर से ही मिला, वही पूजा पाठ के वातावरण में लेके आया। जहाँ भी जाते हैं पहले मंदिर देखते हैं कि कहाँ बनेगा, और 1 घंटे की पूजा डेली होती है। अच्छा। और भजन 6 बजे तक चलते, 9 बजे से 3 बजे तक चलते हैं, तो वो चलते रहते हैं। अच्छा, आपके करियर को देख के बच्चों में जिज्ञासा नहीं हुई कि हमें भी पापा के पीछे पीछे चलना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं। मेरी बड़ी बेटी ने डायरेक्शन का कोर्स किया है। अच्छा। अमेरिका से। ली स्ट्रासबर्ग एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से कोर्स किया। उसके बाद फिर रोहित शेट्टी को उन्होंने असिस्ट किया, 6 साल असिस्ट किया। उसके बाद वो उनके हस्बैंड अभी अपनी फिल्म बना रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। तो वो हैं, मतलब वो इस प्रोफेशन में हैं। जो मेरी सेकंड बेटी है, 3 बेटियां हैं हमारी, और जो सेकंड बेटी है वो केरला में है, उसको फैशन डिज़ाइनर है, उसके अपने 2 स्टूडियोज हैं वहाँ। जो तीसरी बेटी है उसको, उनको थोड़ा सा मॉडलिंग का शौक है। सो वो अभी जियो के टीरा फैशन, वो उसमें काम कर रही हैं। सब जुड़े ही हुए हैं। ऐड बना रही हैं, ऐड में मॉडलिंग कर रही हैं। डबल है। ये मेरी फैमिली है, ये हमारे दामाद हैं, 3 बेटियां हैं। हाँ, हर काम के बाद अच्छी फीलिंग आती है। जब आपने अपनी 100वीं पिक्चर करी तब कैसा फील हुआ आपको? पता नहीं, मैंने इस तरह से देखा ही नहीं वैसे हर काम कि कितनी हो रही हैं, क्या काउंटिंग कितनी हो रही है। बस एक काम करने के बाद जैसे दूसरा काम मिलता है हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर वो करते हुए तो कोई तीसरा मिला तो उसमें इन्वॉल्व हो जाए। इस तरह से हमारा रहा। वर्कहॉलिक कह सकते हो, या काम में ही सिर्फ दिमाग मेरा। काम से कभी परिवार डिस्टर्ब हुआ कि यार आप हमें टाइम ही नहीं दे पाते हो, आप तो अपने शूट पे ही लगे रहते हो? नहीं, इस बात का मैंने भी ध्यान रखा है। हाँ, कैसे मैनेज कर पाते हो? मतलब जैसे सपोज मेरा कोई 15 दिन का आउटडोर हो गया, जिसमें सब लोग ऐसा महसूस करते हैं, कर सकते हैं कि यार कि आप शूटिंग कर रहे हैं, तो जैसे ही आउटडोर का शूटिंग खत्म होने लगता तो 2 दिन पहले सबको बुला लेता हूँ। आउटिंग हो जाती है, तो उनकी आउटिंग हो जाती है, फिर उनके साथ हम एंजॉय करते हैं। 2 दिन और रह जाते हैं हम वहाँ पर, तो पूरी वो तसल्ली करवा देता हूँ। इसी तरह से जब यहाँ जैसे कोई लगातार शूटिंग चल रही है, सुबह से लेकर रात तक कर रहे हैं, तो जैसे ही ऐसा लगा कि हाँ अभी डिनर का टाइम है हमारे पास, तो सबको बुला लेते हैं वहाँ पर, और वहीं से हम डिनर के लिए निकल जाते हैं। तो साथ में तकरीबन 3-4 घंटे का वो जो खालीपन होता है ना लगातार शूटिंग करने का, वो उसकी भरपाई हो जाती है। तो ना तो मैंने इनको कभी महसूस होने दिया कि मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, और मुझे भी इस बात की तसल्ली रही कि मैं एक बार मैंने अमिताभ बच्चन को सुना था कि वो अपने काम में मशगूल रहे कि वो बच्चों को पूरा टाइम नहीं दे पाए। तो इस बात ने मुझे ये शायद एजुकेट किया था कि मुझे अपने काम में, अपनी रूटीन में ऐसा समय हमेशा रखना है जो पत्नी के लिए हो, अपनी बेटियों के लिए हो। सो वो ध्यान रखा है, और इस वजह से मुझे खुद भी तसल्ली है, उनको भी तसल्ली है। दिलीप साहब ने क्या प्रभाव डाला आपके जीवन? मैंने उनको गुरु माना है। फिल्म एक्टिंग में क्या तो ग्रेस है उनकी, ग्रेस रहा उनकी पर्सनैलिटी की, क्या उनकी नॉलेज, क्या उनका बोलना, मतलब हर तरह से वो बिल्कुल परफेक्ट मैन मैंने देखा उनके अंदर। और जिस तरह की अदायगी उनकी रही, मतलब इतनी सी फिल्में की, 59 फिल्में की उनकी, और अभी सुपरस्टार रहेंगे वो। हर एक्टर के लिए वो गुरु के जैसे हैं, सबने सीखा है उन्हें से। वो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट अपने आप कंप्लीट कला है, उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं। जब वो कला अपने को मांझेंगे, कैसे मंझेगी वो, उसमें आप उनकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हो। तो अभी तो आप जैसे आप एक इंस्टीट्यूट में पहुंचे, आप उन्हीं को समझा पा रहे हो बच्चों को,
पर हमारे जरिए और भी बच्चे जो आप तक नहीं पहुंच पा रहे वो आप तक पहुंच जाएंगे, जिनके पास उसका अभाव रह गया। नहीं वो तो है, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ उसमें ये वो प्रैक्टिस, मतलब हर दिन का एक होमवर्क होता है, और उस होमवर्क को मेरे हिसाब से प्रैक्टिस है ना, वो बहुत सारी बारीकियां हैं उसमें। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना अपना कीमती समय दिया और इतना बातें की हमने आप साथ में। और अभी तो बहुत सारी बातें मेरे पास बची थी जो पूछनी थी आपसे, पर फिर कभी पूछेंगे। यस, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। भाई मुझे पता है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, और ये मेरे लिए बहुत प्राउड की भी बात है, और मैं ब्लेस्ड भी हूँ कि मैं आज सर के साथ बैठा हूँ और मेरे जरिए आप तक सारी सर की जर्नी पहुँच पाई है। और आगे भी हम सर को जब भी कभी दोबारा हमारा लगेगा तो हम सर से बात करेंगे और ज़्यादा, जितना मैं चाहता हूँ बात करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।